क्लास 7 हिंदी लेसन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुदृढ़ एवं विशाल शरीर, कठोर मुख मुद्रा और शत्रु के प्रति ललकार भरी आंखें, ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी आंतरिक शक्ति का परिचय उनकी प्रत्येक बात और व्यवहार से स्पष्ट था। सीने में तूफान की शक्ति थी, भुजाओं में उत्साह की फड़कन और अंग प्रत्यंग में अपूर्व उमंग। खतरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम, गहरी संगठन शक्ति और अपने संबंध में सर्वथा मौन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 3 ऐसी विशेषताएं थीं जो किसी भी अन्य भारतीय नेता से उन्हें उनके व्यक्ति को सर्वथा पृथक कर देती है। वे अवसर का उचित उपयोग करना जानते थे। वीरता उनकी आराध्य देवी थी और साहस उनका अनुचर। वे उन पुरुष सिंहों में से थे जो बोलते कम और करते अधिक हैं। वे गरजने वाले नहीं अपितु बरसने वाले मेघ थे। वे सच्चे अर्थों में ऐसे योद्धा थे जो झुकना जानते ही नहीं, बुद्धि विवेक परिस्थिति के अनुरूप मौनालंबन मतलब साइलेंटली मतलब चुप रहते हुए, संगठन शक्ति आदि साफल सेनापति के सभी सद्गुणों का उनमें अद्भुत समन्वय था। इन्हीं गुणों ने वल्लभ भाई को साधारण योद्धा से ऊपर उठाकर सेनापति या सरदार के गौरवपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया था। वे कूट राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ते थे, फिर भी ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए उनके योद्धा मानस के अंदर, योद्धा मानस का मतलब है योद्धा वाले मन के अंदर दबा हुआ राजनीतिज्ञ भी एक सीमा तक विकसित होता गया। स्वतंत्रता के बाद देश का शासन सूत्र हाथ में आने पर वल्लभ भाई ने देश की ऐसी अनेक राजनीतिक गुत्थियों को सरलता से सुलझाया जिनका सुलझना सर्वथा कठिन था। यह उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की परम सफलता थी जिससे उनका नाम भारत की अखंड प्रभुसत्ता के इतिहास में सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। वल्लभ भाई ऊपर से जितने रूखे, निष्ठुर और अभिमानी से प्रतीत होते थे, भीतर से वे उतने ही सरल, कोमल और निर्भिमानी थे। उनके हृदय में ममता, प्यार और सहृदयता का अथाह सागर हिलोरे मारता रहता था। किसानों की विपिन्न और करुण अवस्था को देखकर तो उनका हृदय उद्विग्न हो उठता था। सारांशतः वल्लभ भाई में वे सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे जो एक महान राष्ट्र के महान नेता में होने आवश्यक हैं। वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री झवेर भाई पटेल ईश्वर भक्त कृषक थे। उन्होंने सन 1875 के स्वाधीनता संग्राम में बुंदेलों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अपने पिता के देश प्रेम और वीरता की छाप वल्लभ भाई के जीवन पर पड़नी अनिवार्य थी। सार्वजनिक सेवा की भावना वल्लभ भाई में जन्मजात थी। एक बार जब गोधरा में भयानक प्लेग फैला तो उन्होंने वहाँ की जनता की दिन रात तत्परतापूर्वक सेवा शुश्रूषा की। उनकी धर्मपत्नी भी इस कार्य में उनके साथ संलग्न थी। महामारी के दौरान पति पत्नी ने अपनी तनिक भी चिंता न की। प्लेग के शांत होने पर पत्नी को आग्रहपूर्वक उनके करमसद भेज दिया और स्वयं नडियाड चले गए। करमसद जाकर उनकी पत्नी बीमार हो गई और दिन रात उनकी हालत बिगड़ती चली गई। फलतः उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई छोड़कर वे फिर लौट आए और अपनी वकालत के कार्य में पूर्ववत संलग्न हो गए। एक दिन जब वे अदालत में फौजदारी के एक मुकदमे में पैरवी में व्यस्त थे तो उन्हें एक तार मिला। पढ़कर उन्होंने उसे चुपचाप जेब में रख लिया और फिर मुकदमे की पैरवी करने लगे। सब काम समाप्त कर लेने के बाद ही उन्होंने मित्रों से उस तार की चर्चा की और बताया कि इसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। विपत्ति में धैर्य और साहस बनाए रखने का इससे बढ़कर ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है। अपनी धर्मपत्नी के देहावसान
देहावसान के समय वल्लभ भाई की आयु केवल 33 वर्ष की थी। उन्होंने आजीवन दूसरा विवाह नहीं किया। देश सेवा में व्यस्त रहने के कारण वे अपने बच्चों की पढ़ाई अथवा गृहस्थ के अन्य कार्यों की देखभाल नहीं कर पाते थे, किंतु उनकी पुत्री कुमारी मणिबेन ने मृत्यु पर्यंत उन्हें इस ओर से निश्चिंत रखा। माँ की मृत्यु के समय यद्यपि वे 5 वर्ष की भी नहीं हुई थी और ताई की मृत्यु के समय वे केवल 6 वर्ष की ही थी, फिर भी उन्होंने ताऊ, पिता और अपने से 1.5 वर्ष छोटे भाई की देखभाल का भार अपने ऊपर ले लिया। पटेल जी की राजनैतिक सेवाओं की पृष्ठभूमि में कुमारी मणिबेन की सेवाएं सदा याद की जाएंगी। वल्लभ भाई की विलायत जाकर बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने की इच्छा आरंभ से ही थी। वे अपनी प्रैक्टिस में कुछ रुपया भी इसके निमित्त बचा कर रखने लगे और इस संबंध में उन्होंने एक विदेशी कंपनी से पत्र व्यवहार भी जारी रखा। जब विदेशी कंपनी ने उनकी विदेश यात्रा की स्वीकृति का पत्र उन्हें भेजा तो वह पत्र उनके बड़े भाई के हाथ पड़ गया। अंग्रेजी में दोनों का नाम विजय पटेल होने के कारण गड़बड़ हो गई। वल्लभ भाई ने जब विठल भाई को न केवल जाने की अनुमति दी बल्कि उनके खर्च का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लिया। इस घटना के 3 वर्ष बाद जब 1908 में बड़े भाई विलायत से वापस लौट आए तभी वल्लभ भाई सन 1910 में विलायत जा सके। बड़े भाई के इतना त्याग करना उनके व्यक्तित्व की विशालता का परिचायक है। 3 वर्ष बाद वे विलायत से वरिष्ठर की परीक्षा उत्तीर्ण करके वापस आए और उन्होंने मुंबई में ही प्रैक्टिस आरंभ कर दी। उनके बड़े भाई भी इन दिनों मुंबई में ही प्रैक्टिस करते थे। दोनों भाइयों में आपस में यह तय हो गया था कि छोटा भाई पैसा कमाकर घर का खर्च चलाए और बड़ा भाई लोक सेवा की धुनी रमाए। पर जो व्यक्ति अपने बड़े भाई को स्वेच्छा से लोक सेवा करने की सलाह दे सकता था वह स्वयं उससे अलग कैसे रह सकता था। गांधी जी के संपर्क में आकर वल्लभ भाई भी देश सेवा के रंग में पूरी तरह रंग गए। सन 1916 में गोधरा में बेगार प्रथा बंद करने के लिए एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। उस समय सम्मेलन के कार्य को संचालित करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसका मंत्री वल्लभ भाई को बनाया गया। इसी समय गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा। उससे वल्लभ भाई की जिम्मेदारी और बढ़ गई। फलस्वरूप उन्होंने इस दिशा में बहुत लगन से कार्य किया। अंततः उनकी शानदार विजय हुई और बेगार प्रथा बंद कर दी गई। उसी वर्ष वे लखनऊ कांग्रेस में गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। चंपारण से वापस लौटते ही महात्मा गांधी के कंधों पर खेड़ा सत्याग्रह का भार आ पड़ा तो उनके साथ देने वाले व्यक्तियों में पहले व्यक्ति वल्लभ भाई ही थे। उन्होंने गुजरात के गांव-गांव में पैदल घूमकर गांधी जी के संदेश को घर घर पहुंचाया। यहाँ से उनके जीवन की दिशा एकदम बदल गई और वे गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने लगे। इसी सत्याग्रह में गांधी जी ने वल्लभ भाई के व्यक्तित्व की प्रखरता का अनुमान लगाया। वास्तव में सत्याग्रह के सिद्धांतों के सूत्रधार यदि महात्मा गांधी थे तो उनके भाष्यकार वल्लभ भाई थे। वल्लभ भाई ने अपना भाष्य भाषा के अक्षरों में न लिखकर कर्म की भूमि में लिखा था। वास्तव में खेड़ा सत्याग्रह उनकी दृढ़ निष्ठा के प्रयोग का पहला चरण था। वल्लभ भाई इसी समय सबसे पहले गुजरात के सच्चे नेता के रूप में जनता के सामने आए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह में उन्होंने अनेक कष्ट उठाकर भी गांधी जी का पूरा साथ दिया। पंजाब के हत्याकांड ने जब देश को झकझोर दिया तो गांधी जी ने सत्याग्रह का बिगुल बजाकर असहयोग आंदोलन चलाया। गुजरात में उन दिनों असहयोग की ज्वाला बड़ी तीव्र थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात देश में जो शिथिलता आ गई थी उसे वल्लभ भाई ने दूर कर दिया। वे बराबर मैदान में डटे रहे।
उनके प्रयत्न से ही गुजरात में चरखा और खद्दर की खूब धूम मची। सन 1921 में उन्होंने गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। सन 1923 में बोरसद का सत्याग्रह हुआ। सरकार ने लोगों पर यह आरोप लगाया कि वे उपद्रवी लोगों को आश्रय देते हैं। उन पर बड़े बड़े जुर्माने किए गए। वल्लभ भाई इसे कब सहन कर सकते थे। उनके नेतृत्व में जनता ने सत्याग्रह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अतिरिक्त कर उठा लिया गया। वास्तव में वल्लभ भाई की निडर ललकार ने किसानों में नवजीवन फूंक दिया था। उसी वर्ष का नागपुर का झंडा सत्याग्रह भी वल्लभ भाई की कर्मठा का ज्वलंत प्रमाण है। इससे उनकी प्रबंध पटुता, संचालन शक्ति, अद्भुत साहस और शौर्य का पता चलता है। उनकी मान्यता थी कि जो सैनिक नहीं बनता वह भविष्य में सेनापति के ऊंचे गौरवपूर्ण आसन को सुशोभित करने के योग्य नहीं होता। यही कारण है कि उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना व्यक्तित्व बनाकर सेनापति का गौरव प्राप्त किया था। वल्लभ भाई को सबसे अधिक ख्याति बारडोली के ऐतिहासिक सत्याग्रह से मिली। उस सत्याग्रह की सफलता के कारण वे न केवल गुजरात बल्कि समस्त देश के सरदार बन गए। उन्होंने किसानों को जिस क्रांतिकारी भाषा में सत्याग्रह की प्रेरणा दी थी वह उनकी अटूट निष्ठा और कर्म तत्परता की परिचायक है। सरदार के नेतृत्व में किसानों ने विरोध और संघर्ष करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सरदार की उक्त घोषणा पर पूरा अमल किया और बारडोली में सत्याग्रह का बिगुल बज गया। सरकार के भीषण दमन और अत्याचार करने वाले पर भी सत्याग्रह 6 महीने तक बरकरार चलता रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और समझौता हो गया। सरकार ने फिर नए सिरे से बंदोबस्त कराया। सन 1936 में कांग्रेस ने जब काउंसिल का चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष भी सरदार को ही बनाया गया। चुनाव में कांग्रेस की शानदार विजय हुई और 7 प्रांतों से कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। इसके बाद द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर कांग्रेस ने उसमें सहायता देने का विरोध किया और सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिए। 8 अगस्त सन 1942 को जब मुंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का विशेष प्रस्ताव पास किया तो उस अवसर पर सरदार ने जोशीला भाषण दिया था वह इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। सरकार ने अगस्त आंदोलन का पूरी शक्ति से दमन किया और सरदार को भी अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया। 19 जून सन 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए सब नेताओं के साथ सरदार को भी रिहा किया गया। 3 वर्ष के इस कारावास ने उनके विश्वास और निष्ठा में वृद्धि ही की। वे आत्मा को जादू की भांति जगाने वाले प्रभाव को लेकर जेल से बाहर निकले। इसके बाद ब्रिटिश सरकार से हुई बातचीत और महत्वपूर्ण समझौते में उन्होंने भाग लिया। 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता मिलने पर वे स्वाधीन भारत के उप प्रधानमंत्री बने। साथ ही गृह विभाग और रियासत विभाग भी उन्हें सौंपे गए। स्वतंत्रता संग्राम में जहां वे ब्रिटिश सरकार और उसकी सहायक शक्तियों में लोहा लेने में सदैव तत्पर रहे, वहां उन्होंने यह भी दिखा दिया कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में होने पर भी शासन संबंधी जटिल समस्याओं को सुलझाने की वे कितनी क्षमता रखते हैं। गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के साथ साथ रियासती सचिवालय का कार्यभार अपने ऊपर लेकर सरदार ने रियासतों की राजनीति में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया वह निसंदेह भारत के इतिहास में एक सर्वथा नए अध्याय का सूत्रपात था। ऐसी रक्तहीन क्रांति का उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यह एक आश्चर्य की ही बात है कि अपनी अपूर्व योग्यता से थोड़ी ही दिनों में सरदार ने भारत
की लगभग 600 रियासतों का एकीकरण करके दिखा दिया। 219 छोटी रियासतों को विभिन्न प्रदेशों में विलीन कर दिया और शेष रियासतों के संघ बनाकर उनमें प्रजातंत्रीय शासन तंत्र की स्थापना कर दी। जिन रियासतों के शासकों ने जरा भी आनाकानी की, उनके प्रति उन्होंने कठोर कदम उठाया। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत सरकार के साथ 1 वर्ष के लिए यथापूर्व समझौता किया। उसकी ढुलमुल नीति के कारण वहाँ पर अनाचारों और हत्यारों की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। कई बार सरदार के चेतावनी देने पर भी जब निज़ाम न माना तो अंत में विवश होकर सरदार को हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। फलस्वरूप केवल 3 ही दिन में निज़ाम की सार्वभौम सत्ता का अंत हो गया। स्वाधीनता का यह अमर सेनानी 15 दिसंबर 1950 को हमसे विदा हो गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सरदार सदैव उज्ज्वल नक्षत्र की भांति चमकते रहेंगे।